कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया में हम गांधी पढ़ रहे थे और गांधी को पढ़ने के दौरान हमने कुछ बातें गांधी की पता करने की कोशिश करी थी कि गांधी को क्यों पढ़ा जाता है और गांधी की विचारधारा का भारत में इतना महत्व क्यों है। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में इतना महत्व क्यों है। और तीसरी बात, सिलेबस में महत्व जो दे रहा है शायद इसका महत्व हमारे प्रोफेशन में हो और इसी के कारण शायद गांधी को हम पढ़ते हैं। तो हमें जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो मैंने आपको थोड़ी सी बातें, बहुत सारे बच्चों को ये लगा होगा कि जो लास्ट वीडियो थोड़ा सा सर ने कैसे लेकर चले। पहले तो आपने बता दिया कि ये चीज हमें पढ़ना है और उसके बाद में आपको पहले विचारधारा पढ़नी है। थोड़ा सा अपने विचारधारा का नाम बता दिया। बस उद्देश्य ये था कि आप लोग एक ओवरव्यू ले लें। जब ओवरव्यू मिल जाता है बिना नोट्स के, तो आप जब वीडियो आगे लगातार देखोगे तो जहन में चलती, हाँ सर ने विचारधारा बोली थी तो गांधी जी की विचारधारा में सत्यनिष्ठता थी। सर आज बताएंगे सत्यनिष्ठता। साधन साध्य की पवित्रता, तो आज बताएंगे सर साधन साध्य की पवित्रता। वर्ग समन्वय गांधी जी का था तो क्यों था, आज बताएंगे। तो मतलब मैंने आपको बता दिया कार्य पद्धति कौन सी थी और उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए। तो आंदोलनों के दौरान जो घटनाएं घटी, वो घटनाओं से हमें उनकी विचारधारा का एहसास हुआ कि ये उनके मूल्य थे और मूल्य ही क्या बनती है आगे चलकर, विचारधारा। तो मैंने एक छोटे से रूप में गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दिया था। आप उस लेक्चर को जरूर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, सुनिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे की बातों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जब भी कोई टीचर ओवरव्यू क्लास देता है, उस ओवरव्यू क्लास से आपको परिचय कराता है आगे होने वाली घटना से। तो स्वाभाविक रूप से उद्देश्य रहता है कि बच्चा आगे आने वाली घटना से डरे नहीं, सहमे नहीं, आतंकित ना हो। इसलिए उसको कंडीशन से कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने के लिए वो ओवरव्यू देता है। तो कल के लेक्चर में हमने वही देने की कोशिश की थी और इसी के बाद में हम गांधी की विचारधारा आज पढ़ेंगे। तो आज गांधी की विचारधारा होगी, कल गांधी जी के कुछ आंदोलन होंगे और परसों के दिन गांधी जी के समय में हुई कुछ घटनाएं, और उसके बाद में हम गांधी को पढ़ते हुए अब 1915 से लेकर 1948 तक की जो जो घटना हुई उसको सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे। तो गांधी जी की विचारधारा में कई सारे तत्व थे, हम एक एक चीज को लेते हैं। पहला था सत्य निष्ठा, इसको वो सत्याग्रह से बोलते थे प्राप्त करना। सत्यनिष्ठ थे, सच्ची वाणी बोलने वाले व्यक्ति थे और उस सत्य का हमेशा आग्रह करते थे कि भैया जो सत्य बात है, जो होना चाहिए वो हमेशा होना ही चाहिए। जो सत्य है वो हमेशा होना चाहिए और वो सामने वाले व्यक्ति के मन से उस सत्य बात को निकालने की कोशिश करते हैं कि आप उस सत्य बात को मन में जो रखें उसको जुबा पे लाइए। और इस जुबा पे लाने के लिए वो डंडों का उपयोग नहीं करते थे। उस सत्य बात को निकालने के लिए उनकी खास बात थी, वो आग्रह करते थे अहिंसात्मक माध्यम से। तो हमेशा सत्य का आग्रह उनका हमेशा रहा कि आप सत्य बात को मानिए और उसको जुबान पे लाके समाज को बताइए। सत्याग्रह उनके हर आंदोलन की एक खास विशेषता है। कोई दिक्कत? इसी सत्याग्रह के माध्यम से वो कहते थे कि कोई भी आंदोलन तब अच्छा बनता है और सफल माना जाता है जब साधन अच्छा हो। क्या अच्छा हो? साधन अच्छा हो, तभी वो आंदोलन सफल होता है और सफल हो जाने के बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ज्यादा होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, मतलब दोनों ही आजाद हुए। आजाद क्या थी? आजादी क्या थी? साध्य। आजादी क्या थी बेटा? साध्य। भारत लड़कर लड़कर और अहिंसात्मक माध्यम से
सर्वधर्म समभाव के माध्यम से आजादी प्राप्त करें। पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर क्या की, आजादी प्राप्त करने की कोशिश की। बांटो और राज करो, बांटने पर ज्यादा जोर दिया। आज पाकिस्तान की गिनती असफल देशों में की जाती है और भारत की गिनती विश्व में सुपर पावर के रूप में की जाती है। तो मतलब मैं गांधी जी को बताने के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं, गांधी जी आजादी के तो पक्ष में थे, परंतु आजादी के पक्ष में जो जो साधन का उपयोग किया जाने वाला था, आजादी तक के पहुंचने के लिए जो जो मार्ग का उपयोग किया जाने वाला था, वो मार्ग कैसे होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और उसके मार्ग से जो आपको साध्य मिलता है वो अच्छा तो रहता ही है, साथ में उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, गांधी का कहना था। पर जो एक आधुनिक विचारधारक थे, जहां से जिनके शब्दों से राज्य की उत्पत्ति मानी गई, मैकियावेली, उन्होंने कहा था कि साधन कुछ भी हो, साध्य हमेशा पवित्र रहते। पर गांधी जी यहाँ पर क्या दिखाई देते, उल्टे दिखाई देते। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया कि गांधी जी इस जगह पर सही है। इसी के बाद में हमें गांधी जी का एक और सिद्धांत दिखाई देगा, वर्ग समन्वय। गांधी जी बांटो राज करो के ऊपर बात नहीं करते थे, वो पूरे वर्ग को कहते कि आप सब जुड़े हुए हैं। एक किसान है वो भी समाज का है, एक डॉक्टर है वो भी समाज का है, एक सैनिक है वो भी समाज का है। ये सब मिलकर समाज बनाते हैं। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि जितना महत्वपूर्ण एक समाज में नाई है, उतना ही महत्वपूर्ण एक समाज में क्या है, डॉक्टर है। दोनों महत्वपूर्ण है। और इस वर्ग समन्वय के माध्यम से वो समाज में जो जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर बटा पड़ा था भारतीय समाज, उसको जोड़ने की कोशिश करे, ताकि जुड़ेगा तो एकता की भावना आएंगी, और एकता की भावना आएंगी तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे होंगे, सफल होंगे। और इसी बात को लेकर वो हमेशा वर्ग समन्वय की बात करते। किस समन्वय की बात करते थे, वर्ग समन्वय की। अब इसी के बाद में गांधी जी और एक महत्वपूर्ण बात पर हमेशा जोर देते थे, वो था आर्थिक सिद्धांत उनका, जो बहुत अधिक फेमस हुआ। उसे कहा गया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो आर्थिक सिद्धांत जो था उनका सीधे सीधे कहना था कि निजी व्यक्तियों के पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति के वो मालिक नहीं बल्कि रखवाले हैं, ताकि वो रक्षा करते हुए जिनके पास संपत्ति नहीं है उन तक के उस संपत्ति का लाभ पहुंचा सके। तो मतलब जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये संपत्ति मेरी है, उसकी संपत्ति नहीं है बल्कि समाज के हित में आपके पास में रखी गई है। और यही सिद्धांत कहा गया गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये गांधी की कुछ विचारधारा के कुछ बिंदु थे। पहला, सत्याग्रह वो करते थे। साधन और साध्य में साधन की पवित्रता पर भी वो बात करते थे, वर्ग समन्वय की बात करते थे, और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। और साथ में वो कहते थे पर्यावरण की दृष्टि से, जो उनका हमेशा सिद्धांत रहा, पर्यावरण की दृष्टि से उनका शब्द था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकता है, परंतु लालच के नहीं। इस बात पर उनका हमेशा बल रहा। कोई दिक्कत। दूसरा, उनकी विचारधारा में, और मैं छोटा सा रूप और बांटते चलूं, उनकी विचारधारा में आत्मनिर्भरता। कौन सी निर्भरता, आत्मनिर्भरता का हमेशा महत्व रहा। वो पर्यावरण से समझ में आएगा, इसलिए पर्यावरण का बताया। आत्मनिर्भर व्यक्ति वो रहता है जिसकी आवश्यकता सीमित रहती है, वही व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। और यही कारण था कि वो वैश्वीकरण के विषय में उनका कहना था कि भैया अपने खिड़की, अपने घर के दरवाजों को बंद रखो, परंतु खिड़की को खुला रखो, ताकि नई नई बातों से आप कम से कम वाकिफ तो हो, परंतु गलत चीजों के लिए अपने दरवाजों को मत खोलो।
जो उनकी कुछ बात थी। उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भर बने समाज। आत्मनिर्भर जब समाज रहेगा तो पर्यावरण जो प्रदूषण है और पर्यावरण की जो रखवाली है वो हमेशा हो पाएंगी, पर्यावरण प्रदूषण कम हो पाएगा। वो इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति से दुखी थे, इस बात से दुखी थे कि भैया उसके कारण दबे कुचले लोगों का शोषण तो हो रहा है, साथ में पर्यावरण का भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोगों में जब उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आती है तो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में व्यक्ति जानवर से भी बदतर हो जाता है। ये गांधी का मानना था, इसलिए वो कहते थे आत्मनिर्भर बनेगा तो व्यक्ति अपने आप अपनी आवश्यकता की वस्तु को सीमित रूप में बांध के रखे। इसलिए उन्होंने कहा कि पंचायती राज होना चाहिए, नीचे से ऊपर लेवल तक के शासन पद्धति होनी चाहिए, और जो ग्राम हो वो आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी अन्य ग्राम पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके माध्यम से वो पूरे भारत के समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो उनकी खास बात थी। और इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में, जिसका नाम डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 40 में पंचायत व्यवस्था का वर्णन किया गया, जिसे बाद में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में और लागू किया 1993 में, वो कर दिया गया। वर्तमान में पंचायत व्यवस्था हमारे देश में है। ये गांधी जी की कुछ विचारधारा थी। अब ये गांधी जी की जो विचारधारा थी, तो गांधी जी के विचारधारा के बाद में उनके जो कार्य करने की पद्धति थी उससे थोड़ा सा अगर आप वाकिफ हो जाओगे तो भैया पेपर नंबर 4 में आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि वहां पर दार्शनिक व्यक्ति को पूछा जाता है, तो वहां पर गांधी महत्वपूर्ण आता है। यदि आप इस बात को अगर ध्यान में रखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि एमपीपीएससी वाले बच्चों का दार्शनिक वाला पोर्शन बेकार जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मूल्य, वैल्यू, आपको विचारधारा, इसके बारे में समझ थोड़ी सी अच्छी बन पाएंगी। तो मतलब ये आपका जो लेक्चर है ये समझ पैदा करने वाला लेक्चर है। तो गांधी जी के कार्य पद्धति किस प्रकार की थी? बहुत अनोखी कार्य पद्धति थी, ऐसा भी मैं कहूं तो आपको संशय नहीं होगा। कैसी कार्य पद्धति थी? पहली बात, दबाव बनाकर कार्य करना, सक्रिय एवं निष्क्रिय दौर में लगातार कार्य करना। लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए साइड में बनाकर, जनशक्ति में विश्वास करना, जनशक्ति में विश्वास करना और नियंत्रित आंदोलन करना। जनशक्ति में विश्वास करना और नियंत्रित आंदोलन करना। दबाव बनाकर काम करना मतलब सरकार पर दबाव बनाओ और अपनी बातों को निकालो, जितनी हो सकती है बातों को निकालो और मान लो उन बातों को, और मानने के बाद में फिर अगर मान लेते तो अपने आंदोलन को रोक दो। जैसे क्या किया, गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौता में भले ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की क्या हुई, फांसी हुई, पर बहुत सारी जगह पर जो वायसराय थे वो मान गए। दबाव बनाया, जब मान गए तो मानने के बाद में वो अंग्रेज जो कभी अपने साथ में डिनर पे नहीं बिठाते थे, वो समझौता करने के लिए टेबल पर बिठा रहे। मतलब गांधी जी वहां पर सफल थे कि नहीं? तो दबाव बनाकर काम करते थे। सक्रिय निष्क्रिय का मतलब, सक्रिय मतलब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन चलेगा तो मतलब तब तो काम करेंगे ही करेंगे, उससे ज्यादा काम निष्क्रिय समय में करो जब आंदोलन नहीं चल रहा है। जनता को जोड़ो, जनता को उनके हित के बारे में बताओ, उनके व्यवसाय के बारे में बताओ, उनकी जीविका को चलाने के बारे में बताओ। तो स्वाभाविक रूप से सक्रिय के समय से ज्यादा निष्क्रिय समय में वो काम करते रहे, रचनात्मक कार्य करते रहे। जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने चरखे का इजाद किया और बोला कि भैया सूत कातो और आत्मनिर्भर बनो। जन समुदाय की शक्ति पर उनका हमेशा विश्वास रहा, और जन समुदाय की शक्ति पर विश्वास रखकर ही वो उन्होंने तो एक बार कह दिया थी कि बेटा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समझ जाओ, नहीं तो
मैं इस मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मतलब उनको विश्वास था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो जनता मेरे साथ में रहेगी। जनता की शक्ति में उनको बड़ा विश्वास था और इसी के कारण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सफल आंदोलन माने जाते जनता की भागीदारी के अनुसार। पर वो आंदोलन हमेशा नियंत्रित चाहते थे, कभी भी बड़ा और बिखरा हुआ नहीं। क्योंकि भैया आप सबको पता है ब्रिटिश सत्ता शासन में थी और वो बस केवल ये देखती थी कि कब जनता बेकाबू हो और हम उसको पकड़े। तो भैया ये उनके कुछ कार्य पद्धति थी। ये कार्य पद्धति अगर आपको पता चल गई तो मैं कल से एक एक पॉइंट को लेकर चलूंगा। आप केवल इन पॉइंटों को पकड़ के चलिएगा, शब्दों को पकड़ कर चलिएगा। इतनी बस दरखास्त है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।